लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तान में एथलीट्स को मैं देखती हूँ, वो दिल बर्दाश्ता होते हैं कि जिस मुल्क के लिए, जिस परचम के लिए उन्होंने खेला है, वहाँ पे उनको सराहा नहीं गया या वो सपोर्ट नहीं दी गई। देखिए मैं कहता हूँ ना, जो मुल्क हीरोज़ को भूल जाता है तो वो फिर कभी तरक्की नहीं करता। ये हमेशा अप्रिसिएशन होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का है। लोगों के पास इंटरनेशनली बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो ज़रूर ओपनिंग करना चाहते हैं, वर्ल्ड स्टेज पे आना चाहते हैं एज अ पाकिस्तानी प्लेयर। लेकिन लोग कहते हैं जी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम कहीं भी चले जाएंगे, कहीं से भी खेलेंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी हर को मिलती है, ये नहीं है कि नहीं मिलती है। हम भी देखें उसी दौर से गुजरे हैं, सही। मगर आपको ब्रेक थ्रू करना होता है। कोई आपको प्लेट में नहीं देगा। जो सिलेक्टर्स थे, क्या उनका भी एतमाद पहले दिन जीत लिया या कभी कभार आपको उनकी तरफ से भी ना का और एक तरह से रिजेक्शन का या सिलेक्शन ना होने का सामना करना? कहने में बहुत आसान है, मगर आई स्ट्रगल्ड अ लॉट और टू बी ऑनेस्ट बड़े डिफिकल्ट टाइम्स भी आए। आई यूज्ड टू क्राई एज वेल, क्योंकि ये एक इस एज में इट्स नॉट ईजी। क्योंकि जब आप इंग्लैंड में ऐसे रह रहे हो, फैमिली से दूर हो और जिसके साथ आप पहले रहते थे वो ना हो, तो लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट थी। और मगर ये कि इस सेक्रीफाइसिंग ने बड़ा साथ दिया मेरा। मुझे बताएं कि एक तो आपने स्किल्स और ट्रेनिंग की बात की ना, आपने इशारा किया कि ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए, तभी जब आप कोर्ट में उतरेंगे तो आप फुली कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भाई ट्रेनिंग भी तो हर एथलीट करता है, किस्मत पे कितना बिलीव करते हैं? देखें, आप अगर बैठे बैठाए कहेंगे तो किस्मत रोल प्ले करेगी तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये स्पोर्ट्स का भी वही चीज़ है, अगर आपने चैंपियन वर्ल्ड बनना है तो दुनिया में जितने प्लेयर खेल रहे हैं या जितने भी उस वक्त एक्टिविटीज़ हो रही है, तो सबको अबूर करना होता है। और उसको अबूर करने के लिए आपको उन सबसे ज़्यादा करना होता है, तो देन यू आर एक्सेप्शनल, एक चैंपियन बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं कैंडिड विद मी सिद्रा इकबाल एंड टुडे आई हैव अ चैम्पियन एज माय गेस्ट। ज़िंदगी में हर कोई चैम्पियन बनना चाहता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल से कि इसमें आपकी किस्मत का भी बहुत अमल दखल होता है। लेकिन इन दोनों का जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो एक चैम्पियन को अनडिफीटेड बनाता है। हमारे आज के मेहमान यकीनन हैज़ बिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ ऑल टाइम्स, और पाकिस्तान की तो ये शान है, पाकिस्तान का फ़ख्र है। जब हम बात करते हैं स्क्वॉश की तारीख़ कभी भी इनके नाम के बगैर नहीं लिखी जा सकेगी, बिकॉज ही इज़ वन द वर्ल्ड ओपन 6 टाइम्स एंड ऑफ कोर्स द ब्रिटिश ओपन 10 टाइम्स। यानी एक वक्त था, ऑफ कोर्स हम देखते हैं दैट ही हैज़ रिमेन्ड अनडिफीटेड फॉर मैनी ईयर्स। और ख़ास तौर पे अगर इनकी विनिंग स्ट्रीक की बात की जाए तो 555 मैचेस अनडिफीटेड। दिस इन इटसेल्फ इज़ अ गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि आज तक अनबीटन है। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली जहांगीर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। प्लेजर। अच्छा जी, आज जब हम आपको वेलकम कर रहे थे तो मुझे पता चला कि ये नंबर वाकई आपके दिल के कितने करीब है, बिकॉज आपकी गाड़ी का नंबर भी 555 है। इज़ दिस अ रिमाइंडर ऑफ द वंडरफुल डेज एंड द विंस? आई थिंक एक वो ट्रेडमार्क बन गया है इस तरह का, और ज़्यादातर लोग जो है वो इस नाम से पुकारते हैं, JK555। तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि एक चीज़ को आप अप्रिशिएट करते हैं और उसकी एक वैल्यू होती है। तो जिस वक्त मैं ये क्रिएट कर रहा था या क्रिएट किया था, तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये कब तक चलेगा और क्या क्या रिकॉर्ड के मायने होते हैं। मगर टू बी ऑनेस्ट, अभी जिसे इसको ऑलमोस्ट 38 ईयर्स हो गए हैं क्रिएट किए हुए। 86 में मैंने कंप्लीट किया था। तो आज जब इसकी वैल्यू देखता हूँ तो ऑब्वियसली जब सारे स्पोर्ट के साथ शुमार किया जाता है, तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट दैन दी मोर, जितने भी आपके टाइटल्स वगैरह हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती नसीबी भी है, और मैं ये समझता हूँ कि मैंने कोई प्लान नहीं किया था, मगर इट हैपेंड। लेकिन मुझे बताएं कि जब ये 555 का नंबर नहीं हुआ होगा, 300 हुआ होगा या 250 हुआ होगा, तो क्या उस मैच में प्रेशर फील करते थे कि ये विनिंग स्ट्रीक कहीं टूट ना जाए? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी इस चीज़ को काउंट नहीं की। मैं जब ये तो मुझे उस वक्त पता चला जिस दिन मैं हारा। जिस दिन ये स्टॉप हुआ तो उस दिन मुझे पता चला कि मैंने इतना किया है। अदरवाइज ये मुझे पता था कि इतने साल से मैं अनबीटन चल रहा हूँ, बट आई नेवर कैलकुलेटेड कि कितने मैचेस हो गए हैं। मगर ये उस दिन मुझे पता चला कि इतना मैंने कर लिया है। तो ये मैंने कहा ना कि मेरा कोई मेंट नहीं था इस चीज़ का कि इस तरह की चीज़ को मैं क्रिएट करूँ। मगर ये है कि हर रोज़ मेरे लिए फाइनल मैच होता था, और मेरी कोशिश ये होती थी कि जो भी मैंने इसकी तैयारी की होती थी
वो कन्वर्ट कर सकूँ इन मैचेस के अंदर। आपकी तो परफॉर्मेंस वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर पॉजिटिव वे में आता था। तो ये 5 साल 8 महीने मेरा पूरा चला था इस तरह का। फिर उसके बाद व्हेन आई लॉस्ट दैट मैच, फिर उसके बाद मैं 9 महीने अगेन अनबीटन था। तो जिसमें तकरीबन ये कि 600 प्लस मैचेस चले जाते हैं बट आई वांट टू टेक यू लूजिंग वन बैक, मैच। क्योंकि ज़िंदगी में जो भी लोग हमारा भी ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे जहांगीर साहब, अ लॉट ऑफ देम पहली डिफीट पे या पहले फेलियर पे वो जो एक धचका लगता है उससे बहुत सारे लोग रिकवर नहीं कर पाते। मैं जानना चाहूँगी कि व्हेन दैट डिफीट हैपेंड, जब ये विनिंग स्ट्रीक टूटी, जब वो 556th मैच था, हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू इट? बट टू बी ऑनेस्ट, स्पोर्ट्स में ये हिस्सा होता है, हार जीत इसका हिस्सा होता है। और देखें, जीतने से भी आप सीखते हैं और हारने से भी सीखते हैं। और मैं इन चीज़ों का भी कंसीडर नहीं करता था। जैसे मैंने कहा ना कि मैं हमेशा कोशिश ये होती थी कि जो मैंने जितने मेहनत की होती थी उसको कन्वर्ट कर सकूं। बाकी हार जीत का मैंने कभी सोचा नहीं होता था। मगर ये है कि ऑब्वियसली आप कोई हारने के बाद या आप जिस लेवल पे हारते हैं तो उस गलती को मुझे पता था कि मेरी क्या गलतियाँ थी, या आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। बिकॉज मैं इसको एक्सक्यूज़ नहीं कहता। उससे 2-3 महीने पहले मुझे एक इंजरीज हुई थी जिसमें मुझे नीज की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं कर सका। क्योंकि वो रिकवरी थी, फिर इंजरीज को उसको ठीक करना था। फिर मैं वर्ल्ड ओपन चैम्पियनशिप खेलने जब गया तो उस पर जिस तरह मुझे तैयार होना था वो कम्प्लीटली नहीं था। मगर फिर भी मैं फाइनल खेला। मगर ये है कि मुझे ये पता था कि मेरा लेवल या स्टैंडर्ड जिस तरह है उसको किस तरह और बरकरार रखना है। क्योंकि हर प्लेयर की कोशिश होती है, आप अकेले तो खुद नहीं खेल होते या 2 प्लेयर नहीं होते। सर्किट में 400 प्लेयर होते हैं जिसका टारगेट आप होते हैं, क्योंकि आप नंबर 1 पोजीशन पे खेल रहे होते हैं। तो इट्स नॉट ईजी, प्रेशर इज ऑलवेज देयर। बिल्कुल। मगर उस प्रेशर को मेंटेन करा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैंने अपना कैरियर गुजारा। मगर कभी इस चीज़ को सोच के नहीं खेला कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। एज लॉन्ग आई कैन परफॉर्म वेल दैट। और कहानी को शुरुआत से ज़रा उसका ज़िक्र शुरू करते हैं। हमारे बहुत सारे साथी और आपके फैंस ये नहीं जानते कि जैसे कुदरत ने आपको आज़माया भी। आपने व्हेन यू वर बॉर्न विद अ स्पेशल नीड, और उसको देखते हुए तो शायद, जैसे अगर आम तौर से देखा जाए तो इम्पॉसिबल था कि आप किसी स्पोर्ट में आगे बढ़ते या यू वुड बी अ वर्ल्ड क्लास एथलीट। तो ये किस तरह सफ़र तय किया, और अगर आप हमारे देखने वालों को बताएं वो तमाम दास्तान। मुझे पैदाइशी कुछ मतलब फिजिकली इश्यूज थे, जो मैं मल्टीपल इश्यूज के साथ पैदा हुआ था, जिसमें मुझे हर्निया की प्रॉब्लम थी। फिर मुझे सुनने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मैं बोल नहीं सकता था। मैंने बोलना जो शुरू किया वो 8 साल की उम्र में किया है। और जो हर्निया की प्रॉब्लम थी उसमें कहते हैं कि फिजिकली यू कैन नेवर वर्क हार्ड इन लाइफ। और मुझे ख़ास तौर पे मतलब कहा गया था, मेरे वालिद साहब को कहा गया था कि इस बच्चे को कभी स्क्वाश की तरफ मत लाना। क्योंकि मेरी फैमिली में सभी खेलते हैं, आपको जी। पता ही है। मेरे वालिद साहब ऑलरेडी वर्ल्ड चैम्पियन थे। जी। फिर जो भी मेम्बरान हैं, कज़न्स हैं, ब्रदर्स हैं, सारे इसी में पार्टिसिपेट करते रहे। तो वो जब एक फैमिली में एक चीज़ चल रही होती है तो आपका भी वही दिल करता है कि उसी चीज़ करूँ। मगर आपको ये नहीं पता होता कि आपकी रुकावटें क्या क्या हैं। सही। तो एज यंग एज ये मुझे मैसेज मिल गया था कि आपने स्क्वाश क्लब या स्क्वाश कोर्ट की तरफ नहीं जाना है। मगर उसकी वजूहत मुझे नहीं पता थी कि क्या चीज़ है। मगर जब मेरी वालदा जो थी वो बड़ी एक मतलब देसी औरत ज़रूर थी। मगर उसके अंदर एक मैंने ये देखा था कि इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस था और एक जो एतमाद था वो इज़ अनबिलीवेबल। मतलब शी नेवर वेंट टू स्कूल, शी वाज जस्ट लाइक अ कम्प्लीटली लाइक अ विलेज वूमन। मगर उसके तौर तरीके इतनी पॉजिटिव थी कि हर चीज़ को वो कहती थी कि इसको पॉजिटिव में कर सकती हो। और उसने भी मेरे पे जिस तरह एक्सपेरिमेंट किए, जो सुनने का जो मसला था, कौन सा किस्म का तेल नहीं डाला, अच्छा। कौन से किस्म पे बुज़ुर्गों के पास नहीं लेके गई। तो उसका ये बिलीफ था कि मैं बोलूँगा भी और मैं खेलूँगा भी। तो जिस तरह उन्होंने मेरे साथ वो केयरिंग की, और मैं फैमिली में सबसे छोटा था, तो जिस तरह हर एक मेरे साथ वो केयरिंग करते थे, सब कुछ करते थे। तो मैं फिर स्क्वाश कोर्ट जाना मैंने शुरू किया तकरीबन एज 8 और 9 के। और वो भी मैंने परमिशन लेके गया। तो मेरे वाले साहब ने ख़ास तौर पर उस वक्त भी कहा था कि सिर्फ कोर्ट जो है देखने की हद तक है, खेलने की हद तक नहीं है। सही। तो मेरे पास एक रैकेट वाले साहब ने मुझे दिया था, शॉर्ट मतलब जैसे टॉयस के तौर पर, और एक बॉल दी हुई थी। तो आई यूज़ टू प्ले न्यू, घर के बरांडे में ऐसी दीवार के साथ खेलता रहता था। क्योंकि इन सब की फतवात मैं देखता था, वाले साहब की मैंने ट्रॉफीज़ देखी थी, पेपर्स कटिंग देखी थी, तो वो बड़ी इंस्पायर करती थी। तो फिर इस तरह मैंने जब क्लब चला गया, तो क्लब में जब मैंने
देखना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं मेंबर्स के साथ खेलना भी शुरू हो गया। तो ये चीज़ों का और छुप छुप के आपने खेलना के शुरू होता था। किया। वालिद साहब को ये चीज़ों का नहीं पता था। वालिद साहब की एक आदत थी कि वो जब क्लब आते थे तो वो दोस्तों के साथ वहाँ एक स्नूकर रूम था, ब्लेड रूम कहते हैं, वो खेलने के लिए चले जाते, वो 3-4 घंटे उधर लगाते थे। तो इसी तरह मैं एक मेंबर्स के साथ खेल रहा था, तो एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया चीज़ पे कि उनके दोस्त नहीं आए, वो वापस आ गए एंड ही वाज वाचिंग मी फ्रॉम गैलरी। तो उन्होंने मुझे देखा और फिर जब मैं, अब तो खैर उस वक्त समझ नहीं आई कि मुझे कोर्ट में रहूँ या बाहर निकलूँ, क्योंकि मुझे तो बड़ी ताकीद से कहा गया था कि कोर्ट मत जाना। और रोब भी था उनका। हाँ, और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, मैंने कहा वो तो मैंने उस वक्त सोच लिया था कि आज के बाद तो लगता है मेरा ख़त्म हो गया। मैं जब बाहर आया तो उन्होंने मुझसे सिर्फ यही सवाल पूछा कि यार कोई तकलीफ़ वगैरह तो नहीं होती। मैंने कहा नहीं, इवन दो अगर हो भी रही थी तो आई डिनाइड इट। और फिर जब वो घर गए तो उन्होंने वालदा से मेरे कहा कि बट ये तो खेल रहा था और माशाल्लाह अच्छा खेलता है, टैलेंटेड। तो फिर उसके बाद ये है कि मेरे 2 ऑपरेशन हुए, एज ऑफ 5 में और एक एज ऑफ 12 में, एंड देन आई नेवर लुक बैक टू बी ऑनेस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह वही डॉक्टर जिन्होंने मना करते थे वो मेरे मैचेस देखने आते थे। वाओ! लेकिन जहांगीर साहब, शुरू में चले वालिद साहब को तो आपने कायल कर लिया, हाँ। लेकिन जो सिलेक्टर्स थे, क्या उनका भी एतमाद पहले दिन जीत लिया, या कभी कभार आपको उनकी तरफ से भी ना का और एक तरह से रिजेक्शन का या सिलेक्शन ना होने का सामना करना पड़ा? एज ऑफ 14 में आई बिकेम पाकिस्तान जूनियर चैम्पियन। जी। तो इसमें सबसे खूबसूरती बात यह है कि हमारी जो स्पोर्ट्स है वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है। जो भी बंदा कोर्ट के अंदर कर सकता है वही परफॉर्मेंस है उसकी, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो मैंने जब ट्रायल्स वगैरह दिए और मैंने जब पाकिस्तान जूनियर चैम्पियनशिप जीती अंडर 19 की, जब मैं 14 साल का था, और आई गॉट सेलेक्टेड नंबर 1 फॉर पाकिस्तान जूनियर टीम, जो पहली दफ़ा स्वीडन और इंग्लैंड के दौरे पे जा रही थी वर्ल्ड जूनियर पार्टिसिपेट करने के। तो वो एक मतलब हमारे लिए दरवाज़ा खुला, और मुझे सही मायने में उस वक्त पता चला कि मैं किस लेवल पे वर्ल्ड में खेल रहा हूँ, क्योंकि जो जूनियर वर्ल्ड के खेल रहे होते हैं वही नेक्स्ट जनरेशन होती है जो सीनियर में आती है। तो एज 14 जब मैंने वहाँ खेला तो उसमें मैंने फाइनल खेला वर्ल्ड जूनियर का, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मैं किस लेवल का खेल रहा हूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये है कि गॉट सेटल इन यूके, वो स्टडी के लिए गया था, मगर स्टडी जो है वो कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ चेंजेस आती है, कुछ और चीज़ आ जाती है। आई वॉज लिविंग विद माई ब्रदर एट दैट टाइम, तोरसम खान, जो उस वक्त ऑलरेडी वर्ल्ड सर्किट में खेल भी रहते हैं, एंड ही वॉज हाई रैंकिंग प्लेयर। तो मेरी उनके साथ काफ़ी अटैचमेंट भी थी। ही वॉज माई ट्रेनर इन द बिगनिंग, और काफ़ी मतलब लाइक अ मेंटोर कह सकते हैं। तो वहाँ जब मैं उनके साथ रह रहा था, मैंने 6 महीने उनके साथ ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग करने के बाद जब मैं वापस आया पाकिस्तान तो यहाँ पे ट्रायल्स हो रहे थे वर्ल्ड एमेचर चैम्पियनशिप खेलने के लिए इन ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उस टीम में मैं जब मैं आया तो गर्मी थी, वो जो जिस तरह का मैंने परफॉर्म करना था वो कर नहीं सका, मगर समहाउ मैं टीम के अंदर 5वें नंबर पे आया। सही। और टीम के मेंबर जो थे 4 ने जाना था, तो वो ऑब्वियसली उसके अंदर जो 4 लड़कों में से कुछ जो लड़के खेल रहे थे उनको मैंने जीता भी था, किसी से हारा भी था। तो ऑन एंड ऑफ इस तरह की चीज़ें थी। तो फिर नूर खान साहब थे उस वक्त पीएआई के चेयरमैन, तो उन्होंने कहा कि हम 2 लड़के पीएआई की तरफ से भेजेंगे जस्ट टू गेट द एक्सपीरियंस। तो आई वाज सिलेक्टेड एंड वन ऑफ अनदर मेंबर। तो 5 और 6 फिर हम जब गए वहाँ पे वर्ल्ड एमेचर खेलने के लिए, दिस इज 1979 की बात कर रहा हूँ, मैंने ओनली 15। तो वहाँ पे मैं एज अ वाइल्ड कार्ड था, क्वालिफायर था, मुझे क्वालिफाई करना था टू गेट इनटू द फर्स्ट राउंड। तो जब क्वालिफाई किया, फर्स्ट राउंड में आया, और फर्स्ट राउंड में मैंने नंबर 2 सीट को अपसेट किया फ्रॉम डाउन से। फिर मैं वो मैच जीता, फिर करते करते वो पूरा टूर्नामेंट में जीत गया। तो जब वो टूर्नामेंट जीता तो आई वाज ओनली 15, एंड उस वक्त मेरा ये रिकॉर्ड बना था, आई वाज द यंगेस्ट एवर टू जी। विन दी वर्ल्ड एमेचर चैम्पियनशिप। तो वो जब मैं करके वापस आया दोबारा यूके पढ़ने के लिए और सारी चीज़ करने के लिए, तो मेरे बड़े भाई जो है तोरसम खान, वो जा रहे थे ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए। तो जब वो गए नेक्स्ट मंथ, तो उनको खेलते हुए डूइंग द ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलते हुए हार्ट अटैक हुआ एंड ही डाइड देयर। तो वो इस तरह एक सेटबैक हुआ फैमिली के अंदर, मेरे लिए भी बहुत बड़ा वो एक शॉकिंग थी। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त ये है कि दुनिया एक किस्म से पलट गई थी। बिल्कुल। तो जब वो ये सारा हादसा हुआ तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आई विल नेवर प्ले अगेन, क्योंकि जिस चीज़ की वजह से ये सारी चीज़ हुई है, आई डोंट वांट टू कैरी ऑन दैट। तो मैं जब वापस आया यहाँ पे, जब मैं 3-4 महीने कराची में था, तो ये सारी चीज़ें हो गई, तस्वीर वगैरह भी हो गई, एंड वी वर ऑल वेरी अपसेट, क्योंकि ही वाज ओनली 28। तो जब मेरे वालिद साहब ने एक दिन मुझसे बैठ के पूछा कि भाई अब क्या प्रोग्राम है, तुमने वापस जाना है, नहीं करना है क्या?
तो मैंने वाले साहब को कहा, मैंने कहा आई डोंट वांट टू प्ले एनी मोर, ये मैंने डिसाइड कर लिया, आई विल डू समथिंग एल्स। उसने कहा क्यों? मैंने कहा बस मेरा अब दिल नहीं करता इस चीज़ पे। तो उन्होंने जब ये कहा कि यार ये चीज़ें देखें जो दुनिया में होनी होती है वो तो हो गई है, और ये उसका ड्रीम था टू सी यू वर्ल्ड चैम्पियन, टू सी यू वर्ल्ड नंबर 1। तुम अपने लिए नहीं करो, उसके लिए करो। और वो कुदरती एक जहन में मेरे क्लिक किया, एंड आई सेड ओके आई विल डू इट फॉर हिम। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने ये डिसाइड किया कि विद इन 2 ईयर आई विल बिकम वर्ल्ड चैम्पियन फॉर हिम। फिर वापस मैं यूके आया, फिर मेरे कज़न थे रहमत खान, उनके साथ मैं रह रहा था, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग की साथ। तो विद इन 2 ईयर्स, मतलब 1 साल में मैं इतना प्रोग्रेस कर गया था कि आई बिकेम पाकिस्तान चैम्पियन, जिसमें कमर जमान इन सारे को मैंने शिकस्त दी, एंड आई वाज लाइक ए टॉप रैंक प्लेयर। और ब्रिटिश ओपन के फाइनल में उस साल हारा जेफ हंट से, मगर आफ्टर 6 मंथ आई, फिर हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेले थे, आई बिकेम द वर्ल्ड चैम्पियन थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 ईयर्स ये सारी चीज़ मेरी जो है वापस आई अपनी जगह पर, और जो मैं ड्रीम लेके चला था उससे मैंने काफ़ी मतलब लेकिन बहुत पड़ाव, बहुत फ़र्क थे, यानी ऐसा कभी आपने सोचा नहीं होगा कि ये सफ़र इस तरह आगे बढ़ेगा। इसमें ग्रीफ भी था, इसमें हार्ट ब्रेक भी था। कहने में बहुत आसान है, मगर आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, और टू बी ऑनेस्ट बड़े डिफ़िकल्ट टाइम्स भी आए। आई यूज्ड टू क्राई एज वेल, क्योंकि ये एक इस एज में इट्स नॉट ईजी, क्योंकि जब आप इंग्लैंड में ऐसे रह रहे हो, फैमिली से दूर हो, और जिसके साथ आप पहले रहते थे वो ना हो, तो लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट थी। और मगर ये कि इस सेक्रीफाइसिंग ने बड़ा साथ दिया मेरा, मैं टफ बना। और ये सारी जो चीज़ देख रही हैं पथवा, तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं फोकस था, जिस तरह मैं मोटिवेट था, और सबसे बड़ी बात है कि जिस शख्सियत की वजह से मैं कर रहा था वो हमेशा जहन पे था। सही। क्योंकि वो मुझे मोटिवेट उस वक्त भी कर रहा होता था कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो आई कुड सी हिज फेस। मुझे बताएं कि आप लोग जिस ज़माने की ये बात है, एंड ऑफ कोर्स यूर अ लेजेंड, सो द पैशन फॉर द स्पोर्ट वाज देयर। आज हम अक्सर चीज़ों पे उसकी कमर्शलाइजेशन पे बात ले आते हैं कि जी पैसा नहीं है, वो स्पोर्ट आगे नहीं बढ़ता, उसमें अच्छा टैलेंट नहीं आता जिसमें पैसा नहीं होता। आजकल पैसे की फरावानी है, लेकिन वो पैशन हम नहीं देख पा रहे। इसकी क्या वजह है? देखिए टू बी ऑनेस्ट हम लोग अपने टाइम में ये चीज़ें नहीं देखते थे। मैं हमेशा इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया चैम्पियन बनना इज़ वेरी ईजी। जी। आज मैं 10 पोस्ट लगा लूँगा तो दुनिया को सबको पता चलेगा, मगर क्या वो सच है या झूठ है, क्या वो उस कैलिबर का है या नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को, जिसकी परफॉर्मेंस होती है या जो कुछ है, तो उसको ये सोशल मीडिया पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद बोलती है। बिल्कुल। और परफॉर्मेंस जब तो खुद बोलती है तो फिर आपके सामने सारी चीज़ आती है, और ये सारी चीज़ जो है आपकी कमर्शलिज्म जो है, ये सारी चीज़ें ये खुद चल के आती है। लेकिन आप ये तो देखें ना कि हमारे माशरे में, मैं वी डिस्पाइट बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, एक वक्त था जब स्नूकर, हॉकी, क्रिकेट एंड स्क्वॉश Sure. हम इसके वर्ल्ड चैम्पियंस Yes. थे। लेकिन आज मैंने थोड़े अरसे पहले कुछ स्क्वॉश प्लेयर्स आए जिसमें ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे। उन्होंने कहा हमें इक्विपमेंट तक पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है, जूते नहीं हैं हमारे पास, रैकेट नहीं है, वी डोंट गेट दैट सपोर्ट। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें कुछ एक्सक्यूज़ेस मैं प्लेयरों को भी इस पर डालता हूँ, क्योंकि ये चीज़ को आपको मनवानी पड़ती है, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। जी। देखिए हमारे पास तो ये भी नहीं थे, आज तो इनके पास जो है बहुत कुछ है। हाँ। मैं कहता हूँ इसका 10% भी नहीं था हमारे पास, मगर वी डिड इट। तो राइट। ये जिसने करना होता है ना, तो वो पीएचडी स्ट्रीट लाइट से भी कर लेता है, दैट्स ट्रू। उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पैशन अंदर से होना चाहिए। हर स्ट्रगल लाइफ में आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, मगर ये ना बोलें कि मेरे पास ये नहीं था, ये नहीं था और ये नहीं कर सका। आपके पास हर चीज़ हो सकती है और मनवा सकती है और हो जाती है। आप पिछले दिनों में देख लें ना, जो हम 4 गेम में वर्ल्ड चैम्पियन थे, उसको फैसिलिटीज़ क्या थी आपके पास? या 80s में चल, या हमारे बुजुर्ग जितने भी थे, उनके पास क्या फैसिलिटी थी जो वर्ल्ड चैम्पियन बन गए थे? सही। उनके पास तो खाने के पूरे पैसे नहीं होते थे। तो ये चीज़ें एक्सक्यूज़ेज़ होती है, और मैं ये कहता हूँ कि आज जितना बेहतरीन दौर है, इट्स अ गोल्डन पीरियड। इसलिए कि देखें आप 5 मिनट में आपकी ग्लैमर्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, जब आप थोड़ा सा कोई परफॉर्म कर लें, बेशक बिल्कुल। छोटे लेवल पे करें। सही। जिस तरह मैं अभी आपको कह रहा था कि सोशल मीडिया चैम्पियन वो इसी तरह बनता है। बिल्कुल। तो वो अगर सही मानों में आपने परफॉर्म करेंगे तो वो उसकी एक्सपोजर आपको सामने आ जाता है, और कौन नहीं आपको सपोर्ट करेगा। अच्छा, आज जैसे हम सोशल मीडिया की बात करते हैं कि आपका साथी भी बन सकता है, आपका इनेबलर, आपका फैसिलिटेटर बन सकता है, जब भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स की बात होगी, बिलखुसूस अगर स्क्वॉश की बात होगी, हम अक्सर नाम सुनते हैं द लेजेंड नूर खान का। हु वॉज नूर खान, एंड आपका उनसे क्या इंटरेक्शन था, एंड वाई डज ही हैव दिस दिस मार्क ऑन पाकिस्तानी स्पोर्ट्स? देखिए सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि मैं एक ही वॉज अ वेरी विद अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ, गुड एडमिनिस्ट्रेटर। उनकी जो एक बॉन्डिंग प्लेयरों के साथ थी ना, वो अमेजिंग।
मैंने ये देखा था कि उनमें उनके दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे. ही वॉज ऑल्दो एयर चीफ मार्शल, ऑल्दो ही वॉज द चेयरमैन ऑफ PIA और चीज़ों में भी थे, मगर कभी भी मैंने नहीं देखा, या मैंने उनके टाइम में गुजारा है टाइम, कभी ये नहीं देखा कि मैंने अगर रात को 11 बजे भी उनको फ़ोन करके बोलना है कि सर ये मेरा प्रॉब्लम है और ना हुआ हो. तो जब इस तरह की चीज़ें वो डिलीवर करते थे, चाहे वो छोटे लेवल का है या हाई लेवल का, मगर वो ये कहते थे कि जो चीज़ मुझसे लेना है लो, मगर मुझे इसके बगैर, इसके अगेन में ये चीज़ मिलनी चाहिए. सही. जो परफॉर्म में तुम चाह रहा हूँ. तो यकीन माने उस वक्त के जो प्लेयर्स हैं, आप पाकिस्तान हॉकी टीम देख लें, क्रिकेट टीम देख लें, स्क्वॉश की टीम देख लें, और उस टाइम का जो दौर था स्पोर्ट्स का, वो वेरी हाई लेवल पर था, चाहे वो टूर्नामेंट्स के हवाले से था या प्लेयर्स क्वालिटी के हवाले से था. और PIA में वो हर प्लेयर इंडक हो जाता था परमानेंट बेसिस पे, कि जिसकी वो श्योरिटी देते थे, सिक्योरिटी देते थे कि आपका फ्यूचर सेफ है, आप सिर्फ अपना काम करो. तो ये चीज़ें जब उस वक्त होती थी तो किसी को प्रभाव नहीं होती थी, वो अपना काम अपनी जगह पे कर रहे होते थे. आज ये चीज़ें नहीं है. आप देख लें, आपके जितनी भी डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स है वो कम्प्लीटली बंद हो गई है. अब डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जब बंद हो जाएगी, वैसे स्पोर्ट्स आपकी कहाँ है? सही. तो यही आपको इस जगहों से सपोर्ट मिलती थी. मैं तो कहता हूँ इसको तो कंटिन्यू करना चाहिए था, और 10-10 टीमें हर डिपार्टमेंट को बनानी चाहिए थी, ताकि वो उनकी मार्केटिंग में भी इस्तेमाल हो और इस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट को हेल्प भी मिल जाए. सही. जब आप किसी को सिक्योरिटी नहीं देंगे तो कौन से बच्चे, आप मेरे को बताएं, जो पीछे ऐसे हम्बल फैमिली से आते हैं, उनके पास अगर ये ना होगा तो वो क्या कर सकेंगे? स्पोर्ट्स इज़ नॉट लाइक कोई परमानेंट श्योरिटी है कि वो चैंपियन बनेगा. इट्स अ गैम्बल. बिल्कुल. कल को अगर उसको इंजरी होती है, कुछ होती है, तो वो कहाँ जाएगा? सही. तो ये सबसे बड़ा इशू है. और सबसे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर. लेकिन वी आर नोन टू बी अ क्रिकेटिंग नेशन. मुझे बताएं कि क्रिकेट से कभी आपको लगता था कि सारी लाइमलाइट इनको मिल दिस जाती इज है? रॉन्ग. आप देखें, दुनिया में आप कहीं भी चल जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया चल जाएं, चाहे आप UK चले जाएं, हर एक का एक अपना मेयार है, एक मकाम है, उसके हिसाब से उस सीज़न चलते हैं. सही. ये नहीं कि वो एक चीज़, अब इंग्लैंड में सॉकर से बड़ी चीज़ नहीं होगी, मगर देखें कोई सीज़न ऐसे नहीं, विंबलडन भी होती है, वहाँ क्रिकेट भी होती है, वहाँ आपकी सॉकर भी हो रही थी, आपकी हॉकी भी हो रही थी, और सपोर्ट सबको बराबर हो रही थी. तो ये तो वो वाली बात है ना कि आपके पास एक वर्ल्ड चैंपियन जितने गेमों में जब पैदा हुए हैं, तो आपको तो उनको कम से कम तो लेके चलना चाहिए. उसके साथ दूसरों को आप सपोर्ट करते हैं. अब ये तो नहीं है कि आप एक ही चीज़ में लगे, जहाँ पे आपको ग्लैमरस मिल रही है, जहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, तो इट डजंट मीन कि आप बाकी जगहों को छोड़ दें. तो इसी तरह आप जैसे शहर को डेवलप करते हैं, ये कोई कि एक अच्छे शहर को हिस्से को कर दें, बाकी शहर को छोड़ दें. सही. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. वैसे आपकी इंटरेक्शन तो बहुत होती होगी. हमारे जो क्रिकेटर्स थे, 1992 में हमने वर्ल्ड कप भी जीता. जी जी. क्या, यानी, एंड 93 इज व्हेन यू रिटायर्ड एज अ 92 प्रोफेशनल 92 वर्ल्ड कप में. एग्जैक्टली. तो आपकी क्या इंटरेक्शन थी? और आप देखिए, मैंने अच्छा टाइम गुजारा इन लोगों के सबके साथ, बिकॉज ये वही टाइम था जब इमरान भाई थे, मियां दास, जहीरबाज भाई, और ये मुश्ताक मोहम्मद, माजिद भाई जिस तरह थे, और फिर उसके बाद वसीम अकरम, वकार वगैरह सबके साथ. तो मेरे इनके साथ इंटरेक्ट हमेशा रही है, और मैंने मैचेस भी इनके साथ बैठ के देखे हैं. और आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एज वेल, मतलब शौक़ था मुझे. और जब 80s में मैं खेल रहा था तो काउंटीज़ में वो लोग भी खेल रहे होते थे. तो उस टाइम पे हमें हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट रहते थे और एक दूसरे की परफॉर्मेंस को फॉलो करते थे. तो वो एक बड़ी एक अच्छा दौर था. उसमें हॉकी वाले भी ऐसे थे, क्रिकेट वाले भी थे, और स्क्वाश वाले भी थे. तो सारे माशाल्लाह एक टॉप लेवल पे थे. सही. तो वो हमेशा इंटरेक्ट रहते और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे. और आपको कभी लगा, जब इनकी पर्सनालिटीज़ को देखते हैं, तो हर स्पोर्ट का एक अलग असर होता है उस स्पोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पे, या स्पोर्ट्स इन जनरल जस्ट गिव्स यू नो अ जेंटलमैनली एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन, या अलग अलग थे आप लोग? देखिए, लैंग्वेज सबकी एक है. सही. स्पोर्ट्स का इसमें कोई ये नहीं होता ताल्लुक है कि वो क्रिकेट का है तो उसका डिसिप्लिन कुछ और होगा, स्क्वाश का तो उसका डिसिप्लिन कुछ और होगा. एवरी स्पोर्ट्स हैव द सेम, और उसमें कोई चेंजेस नहीं. बेसिक सबकी वही होती है. जाहिर बात है, खेलने का अंदाज कुछ और होता है, मगर ये है कि जो चीज़ें इसकी मेन रूल्स हैं, डिसिप्लिन हैं, हार्ड वर्क है, फेथ है, फोकस है, ये चीज़ें तो हर गेम में उसी तरह चाहिए होती हैं अगर आप उस लेवल पे जाना चाह रहे हैं. इसके बगैर कोई भी चीज़, कमिटमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप कोई चीज़ करनी जा रहे हैं कि आपने इस लेवल पे खेलनी है, चाहे वो हॉकी का प्लेयर है, चाहे वो क्रिकेट का है, चाहे वो स्क्वाश का है, उसकी बेसिक्स सारी वही होती है. सही. फिजिकल फिटनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट.
जितना आप काम करते हैं उतने ही स्ट्रांग होते हैं। फिर बाकी स्किल वर्क ये सारी चीज़ें आती हैं जिस पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, जितने घंटों लगाना है, जितने घंटे लगाते हैं उतनी परफेक्शन आती है। अच्छा, आजकल के जो हमारे एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स स्टार हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पे भी बड़ा फोकस होता है। फिर ऑफ कोर्स उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी उसी तरह की होती है। पीपल डोंट नो मच अबाउट योर पर्सनल लाइफ। आपने शादी कौन से साल में की? हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? मेनी पीपल डोंट नो अबाउट दैट। मैंने 95 में शादी की थी और स्क्वाश छोड़ने के बाद की थी। और मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं इस वक्त। और काफ़ी मतलब बीच में लाइफ ऊपर नीचे होती रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब माशाल्लाह सेटल हैं, यूनिवर्सिटीज़ पढ़ चुके हैं, शादी भी हो चुकी है बच्चों की। और उनमें से किसी का स्क्वॉश की तरफ आने का बेटा रुझान? मेरा सॉकर में खेलता है, ही इज़ फैनेटिक अबाउट स्पोर्ट्स, मगर नॉट सीरियसली, मगर ही इज़ गुड इन एजुकेशन। और ज़्यादातर सॉकर, स्क्वॉश सब चीज़ें खेलता रहता है। हाउ डू दे रिस्पॉन्ड? क्योंकि यकीनन जब वो दुनिया में आए हैं, आप वो लेजेंड तो हैं बट यू नॉट एक्टिव इन स्क्वॉश। किस तरह देखते हैं? आपके बारे में जब पढ़ते हैं, आपके बारे में जब जानते हैं, तो फैमिली का क्या रिएक्शन होता है? ख़ासतौर पे बेटों का क्या रिएक्शन होता है? अरे बड़ी अच्छी एक बात है कि मतलब जब छोटे छोटे थे तो ऑब्वियसली व्हेन आई यूज्ड टू गो आउट विद देम फॉर लाइक फैमिली डिनर हो या इस तरह की चीज़ें, तो कभी मैंने चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की थी या ना उनको पता था कि मैं कौन हूँ क्या है। बट देन ऑब्वियसली फ़ैन फॉलोअर्स होते हैं या रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कोई तस्वीर खींच रहा है तो कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, ये चीज़ें तो दे यूज्ड टू सी मी कि बाबा है कौन ये। तो मतलब देन ये चीज़ें, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर वो इंटरनेट का भी इतना रुझान नहीं था, मगर ये है कि जब आई यूज्ड टू टेल देम कि ये चीज़ें हैं, दैट दिस इज़ आई एम, तो देन उनको कभी इस तरह का महसूस नहीं हुआ, मगर दे बीन ऑलवेज लो प्रोफाइल। और आपने कभी नहीं देखा होगा कि मेरी फैमिली की कोई पिक्चर्स या मीडिया पे कहीं आती हूँ या कुछ इस तरह के, दे ऑल बीन ऑलवेज लाइक दैट, लाइक अ यू नॉर्मल। मेंटेन योर पर्सनल या बाउंड्रीज वेरी वेरी नॉर्मल स्ट्रांगली। अच्छा, इसमें आप समझते हैं कि कल्चर का भी हाल होता है, बिकॉज यू बिलोंग टू द केपी रीजन, तो वहाँ पे आप लोग समझते हैं कि फैमिली वैल्यूज़, फैमिली को इतना ज़्यादा लाइमलाइट स्पॉटलाइट में ना लाना, इज दैट समथिंग कल्चरल एज वेल? बिल्कुल होता है इसमें, इस ऑब्वियसली इस वन फैमिली ग्रुप में अगर ये चीज़ें सपोर्ट मिले तो बेहतर होता है। मगर जिस तरह मैंने अपना टाइम गुजारा था, ऑब्वियसली ये जो सारी चीज़ें थी मेरी बिफोर मैरिज थी, एंड आई रिटायर्ड व्हेन आई वाज ओनली 28। तो ये चीज़ें हर इन पर्सनैलिटी की डिफरेंस वो होती हैं, बिकॉज इस सीरियस स्टफ टाइम बहुत कम मिलता है और कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ये देखना पड़ता है कि आपके साथ बॉन्डिंग या फैमिली की क्या बॉन्डिंग है, या क्या वो समझ रहे हैं, या क्या होनी चाहिए, क्या प्रायोरिटीज़ है। तो बिल्कुल। ये चीज़ डिवाइड करना आपको आना चाहिए इस टाइम पे। और इट्स नॉट इजी, मगर ये एक लिहाज से कहते हैं कि अच्छी भी चीज़ होती है, सपोर्ट भी। बाद लोग होते हैं कि वो अकेले में सारी चीज़ करते हैं और उनकी एक अपना एक प्रोग्राम्स होता है, अपनी एक स्केड्यूल होता है, उसी को फॉलो करें तो उसी पे वो किसी की इंटरफेरेंस नहीं मानते। ऐसी बिल्कुल। भी चीज़ होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि एक तो आपने स्किल्स और ट्रेनिंग की बात की ना, आपने इशारा किया कि ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए, तभी जब आप कोर्ट में उतरेंगे तो आप फुली कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भाई ट्रेनिंग भी तो हर एथलीट करता है, किस्मत पे कितना बिलीव करते हैं? देखिए, किस्मत का मैं आई डोंट से दैट, बट मैं ये कहता हूँ कि देखें, आप अगर बैठे बैठाए कहेंगे तो किस्मत रोल प्ले करेगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सही। इसका कंबाइंड होना ज़रूरी होता है। और कमिटमेंट्स जो उतनी है जितनी एक रिक्वायरमेंट चैंपियन बनने की है, उसको जब तक आप पूरा नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, कोई अगर पीएचडी करना चाह रहा है, जब उसकी पढ़ाई में उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करे तो वो कहते डिग्री पास करेगा। सही। तो ये हर सब्जेक्ट का ऐसी होता है। तो ये स्पोर्ट्स का भी वही चीज़ है, अगर आपने चैंपियन वर्ल्ड बनना है तो दुनिया में जितने प्लेयर खेल रहे हैं या जितने भी उस वक्त की एक्टिविटीज़ हो रही है, उन सबको अबूर करना होता है। और उसको अबूर करने के लिए आपको उन सबसे ज़्यादा करना होता है। तो देन यू आर एक्सेप्शनल, एक चैंपियन बनते हैं। ऐसे तो नहीं होता ना कि एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाता तो वो वर्ल्ड चैंपियन की दायरी बात है, कोई फतवात होती है तो उन सबसे ऊपर होता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हाँ। करने के लिए आपको उन सबसे हायर करना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तान में एथलीट्स को मैं देखती हूँ, वो दिल बर्दाश्ता होते हैं। दे गो ऑल द वे, ओलंपिक्स में जाएंगे, कभी ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर पाकिस्तान के लिए लेके आएंगे, लेकिन 5 ईयर्स 10 ईयर्स फास्ट फॉरवर्ड करके जहांगीर साहब, उनमें से कई लोग कतई ताल्लुक़ हो जाते हैं। वही आपने कहा, जो रियलिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, प्रैक्टिकलिटीज़ है, घर वालों के लिए कमाना है, कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई और बिज़नेस में चला गया, और वो इस बात पे तकलीफ़ में हैं कि जिस मुल्क के लिए, जिस परचम के लिए उन्होंने खेला है, वहाँ पे उनको सराहा नहीं गया या वो सपोर्ट नहीं दी गई। ये जो पेन पॉइंट है एथलीट्स का। देखें, ये मैं कहता हूँ ना, जो मुल्क हीरोज़ को भूल जाता है तो वो फिर कभी तरक्की नहीं करता। ये हमेशा अप्रिसिएशन होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का है। हीरोज़ वो हर फील्ड के होते हैं।
सही। तो आप उसको अगर कभी उसको उसका लेवल नहीं देंगे, उसको उसकी अप्रिसिएशन नहीं देंगे, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो आप यही जनरेशन जो है आने वाली वही देख के आगे मोटिवेट होती है। अगर आप वो बड़ों के साथ इस तरह करेंगे तो छोटा क्या दिखेगा। सही। तो ये हमेशा मैं कहता हूँ कि आप दूसरों, अगर आप खुद नहीं करते, दूसरे मुल्कों से सीखें कि वो अपने हीरोज़ को किस तरह ट्रीट करते हैं। और ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि उसने अपनी लाइफ पूरी सर्व की होती है, सेक्रीफाइस की होती है किसी के लिए। बिल्कुल। और वो आपका अगर दुनिया में विदाउट एनी मतलब इन्वेस्टमेंट के तहत या किसी और के तहत मैप पे आपका नाम लाता है। आप फॉर एग्जांपल स्क्वाश को देख लें, 30 साल आप वर्ल्ड चैंपियन रही हैं। आप बता दें कौन सी गेम में दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर इतना डोमिनेशन हुई होगी। बिल्कुल। और पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन उस वक्त बना था जब पाकिस्तान को सिर्फ बने हुए 3 साल हुए थे। 1950 की बात कर रहा हूँ। जी। तो ये चीज़ें अगर आप उन हीरोज़ को उस टाइम पे भूल जाते हैं तो उस वक्त आप वर्ल्ड मैप पे थे। ये हर कंट्री को ये नसीब नहीं होता। आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री जैसे इंडिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट करने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा व्हीकल है, उनकी बायोपिक्स बनाते हैं ताकि और हज़ारों लोग इंस्पायर हों। बिल्कुल होना चाहिए, यही तो चीज़ है, यही तो इंस्पायर करती चीज़ें। आप ये जब चीज़ें दिखाते हैं तो इसी से बच्चे इंस्पायर होते हैं। अब अगर आप ये इंटरव्यू ले रही हैं, ये किसी कोई सुनेगा बच्चा तो आई एम श्योर कोई ना कुछ उसको इंस्पिरेशन मिलेगी इसके अंदर। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस में ये सारे जितने भी आपके हीरोज़ हैं उनसे मोटिवेशन स्पीचेस करवाने चाहिए। उनको उसके फोकस कनेक्ट पे करना चाहिए। लाना चाहिए बिल्कुल, अच्छा, ताकि उससे बच्चे सीखें ये सारी व्हेन चीज़ें। यू वर अनडिफीटेड जहांगीर साहब, व्हाट वाज योर ट्रेनिंग लाइक? कितनी टफ थी उस वक्त आपकी ट्रेनिंग? उस वक्त मैं सिद्रा जी तकरीबन 8 घंटे में करता था और 8 8 hours in घंटे the 8 court. आवर्स आई यूज्ड टू डू एवरी डे। एंड मेरी ट्रेनिंग तकरीबन सुबह 5 बजे शुरू होती थी विद अ 10 माइल रन। फिर इसके ऊपर मैं बीच पे अगर कोई एक्सरसाइज, प्रिंटिंग, ये सारी होती थी, मुख्तलिफ टाइप की एक्सरसाइज होती थी जिसमें मैं 2 से 3 घंटे उधर लगाता था सुबह। फिर इसके बाद आता था ब्रेकफास्ट करके, थोड़ा रेस्ट करके, देन आई यूज्ड टू गो टू क्लब में ये है कि मैं 4-5 घंटे स्क्वाश के अंदर मेरी ट्रेनिंग एक तो अपने कोच के साथ होती थी। फिर मेरा एक तरीक़ाकार था कि 4-5 प्लेयर मेरे साथ खेलते थे और उसमें हमारा ये रूल होता था, मैं ये खुद मतलब एक शर्त ये कहता था कि जो जीतेगा वो कोर्ट में रहेगा। सही। तो वो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन सबसे 4 बंदे 5 बंदे बाहर बैठ कर रहे होते थे जिनको मैं वारी वारी करके खेल के जीत रहा होता था। और फिर उसके बाद मैं कोच के साथ ट्रेनिंग करता था। और ये इसमें आपकी कोर ट्रेनिंग, ड्रिल जो भी होती है, फिर जिम, और फिर आई यूज्ड टू डू स्विमिंग। तो ये पूरा रूटीन मेरा सुबह 5 बजे से शुरू होता था, शाम को 6-7 बजे तक चलता था। मैं बीच में ब्रेक भी आती थी, मगर 9 बजे आई यूज्ड टू स्लीप। मेरी और कोई लाइफ नहीं थी, मतलब नो सोशल लाइफ, नो फ्रेंड्स लाइफ। और 9 बजे सोता था क्योंकि मुझे दूसरे दिन के लिए वही रिकवरी करके दोबारा वही शुरू करनी होती। तो वो मेरी एक डिसिप्लिन लाइफ थी और ये मैंने पूरे कैरियर में अपने साथ इस तरह रखा है। A lot of people say कि कोर्ट में उतरने से पहले आपका बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है, विजुलाइज करो, एफर्मेशंस करो। आपकी क्या रूटीन थी जिस दिन आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मैच है? सुबह उठ के क्या पहले दुआ करनी, कुछ सोचना, कुछ लिखना? नहीं, उसमें मेरा ये होता था कि ऑब्वियसली रिलैक्स ही होते थे। सुबह हमारी एक थोड़ी सी वार्म अप वर्कआउट होती है बिफोर द मैच। और ख़ास तौर पे मैं हमेशा जो है ब्रिटिश ओपन के लिए स्पेशली तैयार होता था क्योंकि वो एक मेरा हमेशा टारगेट था और एक प्रेस्टीज टाइटल है। जी। जिस तरह आपने टेनिस में विंबलडन का सुना होगा, स्क्वाश के अंदर इसकी भी एक हिस्ट्री है एंड इट्स मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड टूर्नामेंट है। तो उसमें मैं हमेशा प्रिपेयर होके जाता था और स्पेशली प्रिपरेशन है। बाकी टूर्नामेंट में खेलता ज़रूर था मगर इसकी शायद हो सकता है वो प्रिपरेशन नहीं, मगर इसमें मेरी कोशिश थी एक तो रिकॉर्ड क्रिएट करने वाला जी। और फिर प्लस ये कि इस टूर्नामेंट की एक अहमियत ऐसी थी कि हर प्लेयर जब अपनी ज़िंदगी का कैरियर शुरू कर रहा था उसका एक ड्रीम होता है, चाहे वो उसमें खेले चाहे वो उसको जीते, तो वो कंप्लीट प्लेयर बनता है। तो मेरी भी वही कोशिश होती थी और मैं हर मैच से पहले मतलब एक फोकस, एक सुबह वार्म अप होता था, बट आई यूज्ड टू मतलब ये कि एक डिसिप्लिन अंदाज, फोकस एंड नो इंटरेक्शन विद एनीवन। क्योंकि लोगों की बातों से थोड़ा सा जो है ना वो एक प्रेशर डेवलप हो जाता था। बिखर जाता है Yes, जहन yes. आपका। क्योंकि बिल्कुल। लोग आते थे कि यार ये कर लेना, आज जीत जाना, ये वो। तो मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता था। और जब जीत जाते थे तो पहली खबर किसको देते थे? घर कॉल करते थे, वालिद साहब से बात मदर करते यूज्ड थे? टू, माय पेरेंट्स यूज्ड टू। और ऑब्वियसली उस वक्त तो इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, ना ये व्हाट्सअप थे या ना टेलीफोन्स वगैरह थे।
तो उस वक्त न्यूज़ का रुझान भी इतनी तेज़ी से नहीं होती थी। तो ये चीज़ें मैं पहले हमेशा अपने पेरेंट्स को क्योंकि वो हमेशा इस चीज़ की दुआओं में लगे होते थे और मेरी कोशिश होती है कि इनको पहले न्यूज़ पहुंचाऊं। अच्छा, अगर क्रॉनिकल्स की बात की जाए, जिसको कहते हैं ना क्लैश ऑफ द टाइटन्स, ऑफ कोर्स आप लोग दो बहुत ही मुख्तलिफ एथलीट्स हैं और आपकी जो फतूहात हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उसका तो दुनिया में कोई सानी नहीं है। जान शेर खान, जी जी, कैसी रिलेशनशिप थी आपकी उनसे? देखिए कोर्ट की राइवलरी हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और मैं कहता हूँ ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी मतलब चैम्पियन प्लेयर था और सही मानों में जो है मेरे बाद उसने सही मतलब हैंडल भी किया उसको। और पाकिस्तान की तरफ से मैं और जहांशेर ने तकरीबन हमने 16 साल डोमिनेट किया है, 16 ईयर्स लगातार, लाइक फ्रॉम 1980 टिल 96 तक। तो ये एक बड़ी हमारी हमारी स्क्वाश की हिस्ट्री में भी किसी ने ऐसा नहीं किया है। और हम लोगों की कोशिश हमेशा होती 1 और 2 पे हम दोनों ही होते थे। तो हमारी ये कोर्ट की राइवलरी तो अपनी जगह पे थी, मगर रिलेशनशिप ऑब्वियसली आई यूज्ड टू एडवाइज हिम, ही वाज मच यंगर टू मी। और बीच में एक वक्त आया आपसे काफ़ी नाराज़ भी थे, इन्हें अखबारात की अगर हेडलाइंस देखी जाए, इसकी क्या वजह आई थी? थिंक थोड़ा सा थोड़ी सी वो एक मतलब कहते हैं ना कि एक्सेप्टेंस होती है लोगों की, वो शायद नहीं आ रही होगी क्योंकि आई वाज डोमिनेटिंग फॉर लाइक 10 ईयर्स उस जगह पे। फिर जो लोग कहते हैं ना कि कोई किसी मैच में तो हारता है जीतता है, जो वो एक्सेप्टेंस जो है शायद नहीं थी या उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती थी। मगर आई ऑलवेज एडमायर्ड हिज गेम, ही वाज टफ ओपोनेंट एंड ही वाज अ ग्रेट चैंपियन। और कभी कोई तल्ख कलामी, कोई मिसहैप, कोई ऐसा एक्सपीरियंस एक दूसरे के दरमियान, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा? नेवर इन कोर्ट। बट ये है कि लोग उसको क्रिएट करते थे इस तरह की चीज़ें, मगर ये है कि ज़ाहिर बात है जब आप मैच में खेल रहे होते हैं तो कोशिश सारी की होती है कि मैं डोमिनेट करूं, मैं जीतूं उस चीज़ को। तो ज़ाहिर बात है उसके लिए आप मेहनत करते हैं, तो वो चीज़ें एक डोमिनेशन के लिए एक फ़ाइट होती थी कोर्ट के अंदर। सही। बट आफ्टर ऑल मेरी हमेशा ये कोशिश थी कि हम लोग जब फाइनल में पहुँचे तो टाइटल पाकिस्तान के पास आए। तो वो एक बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने आपको कहा कि 16 साल अगर हमने डोमिनेट किया है तो यही वजह थी कि हम दोनों 1 और 2 पे होते थे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू से दैट, क्योंकि कई दफ़ा जब आपका स्पोर्ट टीम स्पोर्ट नहीं है, इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तो लोग कहते हैं उसमें एक लेवल ऑफ सेल्फिशनेस भी आ जाती है। आज आप देखें कि कई, जैसे अगर क्रिकेट में काउंटी क्रिकेट है, लोगों के पास इंटरनेशनली बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो ज़रूर ओपनिंग करना चाहते हैं, वर्ल्ड स्टेज पे आना चाहते हैं एज अ पाकिस्तानी प्लेयर, लेकिन लोग कहते हैं जी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम कहीं भी चले जाएंगे, कहीं से भी खेलेंगे। देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलती है, ये नहीं है कि नहीं मिलती है। हम भी देखें उसी दौर से गुजरे हैं, सही। मगर आपको ब्रेक थ्रू करना होता है, कोई आपको प्लेट में नहीं देगा। अगर आप ये समझते हैं कि मुझे लेवल नहीं है और मुझे बाहर भेज दिया जाए और उस कॉन्सेप्ट से कि मैं कुछ करूँ ना, तो ये ऐसे नहीं होता। आपको एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से गुजरना होता है और उसके लिए आपको वो सारे अवार्ड हासिल करने होते हैं। तो आपको एक मेयार बन जाता है कि हाँ ये ही समथिंग। जी। तो फिर वो चीज़ें मैं कहता हूँ ना कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में तो सबसे अच्छी बात है कि आप टूर्नामेंट जीते रहो। कौन आप जैसे आप ये कल ही जैसे कराची में टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है, अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर जीत जाता तो वो परफॉर्मेंस ही थी ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ें काउंट करती है, परफॉर्मेंस खुद ही बोलती है, फिर कोई रोकने वाला नहीं है। आप बाहर जाके भी वही चीज़ रिपीट करो, हाँ। तो देन यू प्रोग्रेसिंग इनटू इंटरनेशनल लेवल। लेकिन जो टीम स्पोर्ट्स हैं, और ख़ास तौर पे क्रिकेट की बात की जाए, हॉकी की बात की जाए, तो अवाम का और शायकीन का दिल कई दफ़ा टूटा है। यहाँ तक कि दुनिया में कहीं और ये गाना नहीं हम कहते जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। तो ये जो हमारी ये लव एंड हेट रिलेशनशिप होती है, हीरो है, जीत के आया है तो हम उसको वर्शिप करते हैं, हार के आए हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और कभी कभार नाराज़ भी हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये दुनिया में हर जगह होता है या ख़ास है पाकिस्तान में? नहीं, हर जगह नहीं होता, मगर मैं ये कहता हूँ कि आप देखें, देखने वाले भी उस चीज़ को अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपने कितनी फाइट की है, यस। आपने किस लेवल पे खेली है। अब जैसे अदलान शाह हॉकी वो आपने कहते हैं देखी है। खेल कर हारो। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि देखें हार जीत इसका हिस्सा है, मगर एज लॉन्ग यू फाइट, अगर आपने सारा कुछ दे दिया और फिर नहीं जीते तो इसका मतलब ही इज़ बेटर देन यू। राइट। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि बगैर फाइट करके हारते हैं तो फिर आपको खुद अफसोस होता है कि यार आपका टैलेंट, आपकी एबिलिटी क्या थी और आपने वो डिलीवर नहीं की। सही। तो ये चीज़ें हर प्लेयर को मौका मिलता है, चाहे वो टीम गेम है चाहे वो इंडिविजुअल गेम है। अगर आप पिच पे खड़े हैं तो अगर यू आर अ बैट्समैन तो यू नो व्हाट टू डू। 25 करोड़ आवाम की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, एंड यू हैव टू टेक द बेस्ट तो डिसीजन। यू हैव टू डू योर बेस्ट। अगर आप अच्छे स्कोर करते हैं तो ऑब्वियसली यू रिमेन इन अ टीम, मगर इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग देयर तो ये फिर आप एक्सपेक्ट ना करें कि आप
की जगह वो कोई और ना आए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि एंड में कोशिश, चाहे राइवलरी हो, बाकी जांशेर खान थे आपके टाइम पे जैसे आपके साथ, बट द टाइटल एंड द ट्रॉफी शुड बी लिफ्टेड फॉर पाकिस्तान। मैंने हर एथलीट से ये सवाल किया है, जब आपका टूर्नामेंट शुरू होता है या किसी भी लम्हे जब आपने ग्रीन जैकेट पहनी है या आपका कौमी तराना बज रहा है या परचम दिखाई दे रहा है, क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? ये एक मैं कहता हूँ कि ये जो फीलिंग है ना, ये जब खड़े होते हैं तो ये बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि किसी कंट्री में आप अपना तराना सुन रहे होते हैं और आपका फ्लैग सबसे हाई जा रहा होता है, इसकी फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप। जो आपको इनर सेटिस्फेक्शन उधर मिलती है कि यू डूइंग समथिंग, कि उसके अगेंस्ट आप करोड़ों की जीत को आप पा रहे हैं उधर। तो ये चीज़ें जो है किसी कंट्री में आप कर रहे होते हैं ये, और उसका एहतराम वो लोग भी कर रहे होते हैं, वो भी खड़े होते हैं चीज़ पे। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप वर्ड्स के अंदर लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। जहांगीर साहब, अगर आप पे बायोपिक बने, ड्रामा बनाए, मूवी बनाए, जो हमारा खासा है, तो किसको देखना चाहेंगे अपने किरदार निभाता हुआ? कोई नया एक्टर जो पसंद हो ज़्यादा? अभी वैसे मेरे पे लाइफ स्टोरी तो बन रही है और इस पे काम हो रहा है। अभी फवाद खान इस पे कुछ कर रहे हैं, उनके साथ इन्होंने बात की हुई है और ही वांट टू डू इट। तो इस तरह की चीज़ यहाँ से अभी शुरू हो रही है। आई थिंक इट विल टेक अनदर 2 years इन दैट। अभी स्क्रिप्ट वगैरह हो रही हैं, फिर बाकी चीज़ें होती हैं, और मुझे लगता है 2-2.5 साल में इंशाल्लाह। वी आर वेरी एक्साइटेड नाउ, यू हर्ड इट फर्स्ट ऑन माई पॉडकास्ट कि हमें तो बड़ा बेचैनी सब इंतज़ार रहेगा। जान साहब, कोई ऐसा जुमला जो आपकी स्टेटमेंट है, जो हम फवाद खान को या जो भी आपका किरदार निभाएगा उसको हम कहता हुआ सुने, कोई आपका ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा मनपसंद जुमला जो कि तारीख़ी हैसियत इख्तियार कर गया हो, जो आपको पता है कि ये डायलॉग के तौर पे भी होगा? आई थिंक मेरे ख्याल से एक्टर्स को तो खुद पता होता है कि उसको किस तरह डिस्क्राइब करना है और किस तरह लेकर आना है। सबसे बड़ी इनकी खूबसूरती यही होती है कि एक्ट उस अंदाज में करें जो एक करेक्टर है, बिल्कुल, और उसको उसी अंदाज में डिलीवर करें। तो मैं कहता हूँ ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी, और पर्सनैलिटीज़ हर प्लेयर की, हर इंसान शख्सियत की डिफरेंट होती है। अगर आप उसको सही मानों में ऑब्जर्व करके उसको डिलीवर करें तो आई थिंक इट विल बी समथिंग। It is truly inspiring and motivating to have you as my guest. It was a true honor. जहांगीर साहब, मैं चाहूँगी कि हमारे तमाम देखने वाले, क्योंकि आपने जिस तरह तारीख़ रकम की है स्क्वॉश के कोर्ट में और वर्ल्ड स्टेज पे, ज़िंदगी में हर एक की एक अपनी बैटल चल रही होगी। कोई शख्स इस वक्त अगर दिल बर्दाश्ता है और हमारे हीरो, हमारे चैम्पियन ने आपको सुन रहा है, तो आपका पैगाम उनके लिए क्या होगा? मैं ये कहूँगा एक सबसे मतलब यूथ को स्पेशली कहता हूँ कि आपके अंदर एक नेशनलिज्म होनी चाहिए। आपके अंदर अपनी रूट्स को भूलने की वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जहाँ से आप आए हैं उसको कभी मत भूलो। और हर इंसान के अंदर ये एबिलिटीज़ है चैम्पियन बनने के लिए, उसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। आपके अंदर खुद एक अतमाद होना चाहिए, और आई थिंक मैं कहता हूँ कि जब आपकी डिज़ायर हो, आपकी मेहनत हो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल टू अचीव। एंड ये प्रूफ सारी चीज़ें आपने पास्ट चैम्पियंस में देखी हैं। सब ने अपने मकाम चेंज किए हैं, आप भी चेंज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको कभी ना भूलें। Beautiful. चाहे कहीं भी दुनिया में हो, you should be remain there. Thank you so much, AK. This was a true honor and a pleasure. Ladies and gentlemen, the world champion, the sportsman par excellence, हमारे साथ आज जहांगीर खान साहब मौजूद थे, और यकीनन बहुत सारे उनकी ज़िंदगी के ऐसे पहलू जो शायद आपको नहीं पता थे. He was very kind and generous enough to talk about them. इसमें से कोई आपका आहा मोमेंट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, and we will be bringing you more meaningful conversations. अगली दफ़ा तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़.